कुछ दिन पहले ही आपकी क्लास ली गई थी। चालू करो इसको, लाइट। चालू है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। कुछ दिनों पहले यह क्लास लिया गया था कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है। ये तीसरे बार चौथी बार पढ़ रहे हैं। विद्युत ऋणात्मकता मतलब कोई दो परमाणु आपस में अगर जुड़े हों तो जिसकी विद्युत क्या होता है, जो बंद वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, सीधी बात, परमाणु की तरफ अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब सवाल ये होता है, ये सब हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होता है, इधर जाते हैं तो बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही तो प्रश्न पूछा गया था, तुम्हारा पेपर, क्वेश्चन पेपर खोल के देख रहा था मैं, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये क्या लिखा है एक प्रश्न में, अभी उस कल ही देख रहा था। इसमें क्या लिखा है एक प्रश्न में, देखा ये इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का इलेक्ट्रॉन लब्धि किसे कहते हैं। गलत शब्द है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। वो दोनों एक ही शब्द है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे या इलेक्ट्रॉन लब्धि कहेंगे। फिर लिखा है किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, तो ये अलग प्रश्न हुआ। ये विद्युत ऋणात्मकता अलग चीज है, आयनन ऊर्जा अलग चीज है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन में से या तो आयनन ऊर्जा आएगा, या विद्युत ऋणात्मकता आएगा, या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा आएगा, या परमाणु आकार आएगा। तीनों में से कोई भी चीज़, 3-4 में से कोई चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, डी ब्रोगली का समीकरण, सारे प्रश्न जो हमने अभी तक किए हैं लगभग वही है। अब हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न अलग है, बायल का नियम, इसके बाद वाला चैप्टर है, सार्थक अंक वाला हो चुका है। NaCl, ये इसकी एंट्रोपी किसकी अधिक होगी, ये जस्ट उसके बाद वाला चैप्टर है। ये गैस वाला अगला है। सिग्मा पाई में 2 अंतर लिखिए, ये भी हो चुका आपका, है ना। समझते हो ना, सिग्मा और पाई में क्या अंतर है। सिग्मा दुर्बल, सिग्मा स्ट्रांग बॉन्ड है और ये दुर्बल बॉन्ड है। सिग्मा की ऊर्जा ज़्यादा होती, पाई की कम होती है। सिग्मा साइड क्लॉक क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि या SS या SP या PP हेड ऑन से बनता है, और पाई जो होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। बस इतना ही तो बताना। गुणित अनुपात का नियम, पॉली का अपवर्जन नियम, सब हुआ है नहीं। संकरण किसे कहते हैं, अमोनिया अणु का संकरण सहायता से। आदर्श गैस समीकरण क्या है, पढ़ेंगे अभी अगले वाले चैप्टर में। मूल अनुपाती सूत्र बताना है। क्रोमियम कॉपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, तो बताया था 100% ये हमेशा आता है करके, ठीक है। O2 अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। आणविक कक्षक आधार के आधार पर ऊर्जा आरेख द्वारा समझाइए। बंद क्रम बताइए, चुंबकीय व्यवहार लिखिए। पूरी बातें तो है, क्यों, अधिकांश प्रश्न तो तुम्हारे हैं, है ना। तो कल तो गुरुवार है, तो आप लोगों को एक प्रोजेक्ट है, सभी बच्चों को 6 क्वेश्चन बना के लाना है, लिख के लाना है। 6 प्रश्न जो परसों पूछूंगा मैं। हर एक प्रश्न सबके अलग अलग होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन बना के लाने हैं, ठीक है। 2 नंबर का, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर का 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का 2 क्वेश्चन। ये आप एक स्लिप में लेके आओगे, कल मुझे जमा करोगे, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट है, इस पे आपको 10 मार्क मिलेगा। आपका पेपर जितना कठिन होगा और जितना बेहतर होगा, हर किसी का पेपर एक दूसरे से अलग होना चाहिए। क्या समझ में आया। इस पे 10 मार्क्स है, और अगला तुम्हारा कितना मार्क्स है, 3 दूनी 6, 4 10, 2 12 नंबर का वो पेपर होगा। तो उसको सॉल्व करने वाला, उसको 12 नंबर मिलेगा। बस समझ में आई। यानी टोटल कितने का हुआ, 22 नंबर का पेपर है समझो। कल पेपर लाओगे और अपने रोल नंबर जो है आपका, नहीं दिया है क्या, सीरियल नंबर नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, नाम लिख देना ऊपर में। आप वहाँ पर वो लेके मुझे जमा करोगे कल, ठीक। आपका पेपर जो मिलेगा हम उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्राइडे को, समझ रहे हो। जो हम आपको पेपर देंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब आपका पेपर किसी दूसरे को जाएगा, दूसरे का पेपर आपके पास आएगा, सफल कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि गलती से आपका पेपर आप ही को चला गया, ये भी हो सकता है, बहुत सारे चांस है, ठीक। क्वेश्चन पेपर कठिन होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 आपके पास सिर्फ एक टारगेट है, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन लाना है। पूरा सोच समझ के क्वेश्चन लिखना, और ये इस पे आपके अच्छे पेपर होंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, खराब पेपर होंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1 से 10 तक की रेटिंग है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखेंगे, नंबर देंगे हम अपनी तरफ से, ठीक। दूसरा काम तो मैंने बताया क्या करना है। आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, इसलिए उस पेपर को कंप्लीट करने के बाद नीचे अपना नाम लिखेंगे, ऊपर में नहीं लिखना,
कहाँ लिखेंगे? नीचे अपना नाम लिखेंगे। ठीक, जब पेपर सॉल्व हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों को हर किसी को अलग अलग पेपर रहेगा। अपने हिसाब से लिखना, घिसे पिटे क्वेश्चंस नहीं देना है, आप अपना दिमाग लगाना कि किस क्वेश्चन को देना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन तो भरे पड़े हैं तुम्हारे बुक में, किसको 1 नंबर में देना है, किसको 2 नंबर में देना है, किसको 3 नंबर में देना है। नंबर, क्वेश्चन लिखना, नंबर लिखना, क्वेश्चन लिखना, नंबर लिखना। तो 2 1 नंबर का हो गया, 2 2 नंबर का हो गया और 2 3 नंबर का हो गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जमा करना है कल, ये कंपलसरी है, 10 नंबर आपको मिलेगा उसमें। ठीक, अब तुम्हारा टेस्ट इस टाइप का हुआ। अब ये क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ें हो गई, 10 मार्क्स इसके हो गए, 10 मार्क्स इसके, 12 मार्क्स उसके हो गए। फिर अब उसके बाद फिर से 10 मार्क्स मिलने की चांस है। अगर आप सही तरह से उसको चेक करते हो, वो पेपर फिर से जो आएगा तो किसी दूसरे बच्चे को जाएगा, तीसरे बच्चे को जाएगा। वही पेपर बनाया एक ने, सॉल्व किया दूसरे ने, और उसे चेक किया तीसरे ने। ठीक है, ये 3 स्टेप होता है। तो आपको 3 बातें पता चलेगा। क्वेश्चन पेपर बनाते समय भी सर दर्द होते हैं, ये पता चलेगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर बनाते समय भी दिमाग लगाना पड़ता है, ये सीखने का मौका मिलता है। दूसरा, सॉल्व करना एक स्टूडेंट का काम होता है, वो तो आपको स्टूडेंट वाला स्तर पे काम करना पड़ेगा। फिर उसको चेक करना भी एक बहुत बड़ा सर दर्द है, यानी कि वो भी दिमाग वाली बात है। तो तीनों चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। एक स्टूडेंट समझता है कि यार मैं तो पेपर ही चेक वो करूँगा, सॉल्व करूँगा, पेपर बनाना कौन सा कठिन है कि यहाँ से उठाए वहाँ से उठाए डाल दिए। वो ऐसा करने वाले भी निकलेंगे आप लोग, लेकिन थोड़ा कोशिश करना कि हर प्रश्न को समझ लेना। मैंने कहा प्रश्न पेपर बनाएंगे, उस पर मार्क्स हैं, यूनिक मिलना चाहिए मुझे प्रश्न पत्र। ठीक है, उस पर मार्क्स है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर देख करके मैं हिसाब लगाऊंगा कि इसको 1 से 10 के मैं रेटिंग में कितना रेटिंग दूँ उसको। चेकिंग में भी हिसाब लगाऊंगा कितनी रेटिंग दूँ आपकी चेकिंग में। ठीक, लिखते समय आपकी राइटिंग भी मायने रखेगा, साफ सुथरा लिखना ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक, अगर साफ सुथरा ना हो तो घर में कंप्यूटर होगा, उसमें टाइप करके प्रिंट कर लेना, चाहे जैसा भी करो आप वैसे करो, यानी आप अपने आप को बेहतर तरीके से दिखाओगे। ओके, समझ में आया? तो कल का प्रोजेक्ट है ये तुम्हारा, किसका? एग्जाम प्रोजेक्ट, इसको हम एग्जाम प्रोजेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो कल पेपर लाते ही जमा करना है, मैं चेक कर दूंगा, परसों मैं आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यानी कल कौन सा दिन है? कल गुरुवार है ना, शुक्रवार को आपका टेस्ट है। ओके, सब तैयार है? बढ़िया तरीका अपना रहे हैं बेटा, ये चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। वैसे आपको नॉर्मली हमारे ट्यूशन वगैरह में नहीं मिलते हैं, कोचिंग वगैरह में ऐसी टाइप के मिल सकते हैं, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन ये मेरा टेक्निक है। फिलहाल हम पढ़े थे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है हर एक परमाणु का, किसी भी परमाणु द्वारा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। हम जानते हैं किसी भी वर्ग में नीचे वाला तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ऊपर वाले की ज्यादा होती है। ठीक है, आकार बड़ा होते जाता है, विद्युत ऋणात्मकता छोटी होती क्या होती है? कम होती जाती है, ऊपर वाले की ज्यादा होती है। इधर जाएंगे आकार छोटा होते जाता है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती जाती है, ये जानते हैं आप लोग। और एक बात हमेशा याद रखना, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ध्रुवण पढ़ाया था उस दिन, पढ़ाया था इस चीज को। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे ज्यादा होगी? फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा नाइट्रोजन। तो प्रबलतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन हुआ? फ्लोरीन। और इन्हीं तत्वों को कहा जाता है, सारे तत्वों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विद्युत ऋणात्मकता हो सकती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता हो सकती है। अधातुओं में तो होती ही है। तो विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं में होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखती है। लेकिन सवाल यहां पर आता है कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व ये होते हैं। चलिए अब बात करेंगे यहां पे कि ध्रुवण। हमने पढ़ाया था ध्रुवण, कुछ दिन पहले आपको याद होगा ध्रुवण पढ़ाया था। ध्रुवण में क्या कहा था आपको? शायद मैंने रिटर्न में लिखा था उस टाइम पे, याद होगा आपको। मैंने क्या बोला था उस दिन कि अगर कोई 2 अलग विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व आपस में जुड़ जाए तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो बंद वाले इलेक्ट्रॉन को आंशिक रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यही तो बात हुई थी। क्या पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ या जा नो में जवाब दिया करो। अगर हाँ भी नहीं बोलोगे, ना भी नहीं बोलोगे ना, तो हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा पढ़ाने का। तो क्या बोला मैंने? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उधर थोड़ी आकर्षित हो जाती है। किसकी अधिक है किसकी कम है? आवर्त सारणी पढ़े हो, विद्युत ऋणात्मकता पढ़े हो, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, जिसकी ताकत अधिक, उधर आकर्षित हो जाएगा। उधर आकर्षित होगा तो वो वाला एरिया आंशिक रूप से नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरा एरिया जिधर से वो दूर जा रहा है वो आंशिक रूप से पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है। इस तरह से अणु में एक भाग धनात्मक, एक भाग ऋणात्मक हो जाता है। इसी भाग को एक ही अणु में दोनों भाग आना ध्रुवण कहलाता है। और इस अणु को द्विध्रुव कहते हैं। 2 ध्रुव है, द्विध्रुव कहते हैं, धन और ऋण है, द्विध्रुव। इस घटना को ध्रुवण कहेंगे। अणु में क्या होता है? क्या बोलते हैं? ध्रुवण उत्पन्न हो जाना,
ध्रुवण मतलब क्या हुआ, एक तरफ चले जाना, एक तरफ से एक तरफ ध्रुव आ जाना, दूसरे तरफ दूसरा, यानी द्विध्रुव उत्पन्न हो जाने की घटना को ध्रुवण कहेंगे। तो यहां पर इस तरह से यहां पर परिभाषा भी लिखा होगा, ससंयोजी बंधों से जुड़े हुए ऐसे परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है तो बंध वाले इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु की तरफ आंशिक रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं। इससे अणु में द्विध्रुव उत्पन्न होता है। द्विध्रुव मतलब एक भाग धन एक भाग ऋण। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। परिभाषा पूरा हो गया। अब ये तो बात पढ़ाई जा चुका है। जैसे मैं H की बात करता हूं, दोनों समान परमाणु है, कोई ध्रुवण नहीं है। Cl दो समान परमाणु, कोई ध्रुवण नहीं। तो दो समान परमाणु जुड़े रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को कोई दोनों आकर्षित करेगा, लेकिन दोनों बराबर आकर्षित करेगा। सो इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में नहीं जा पाएगा, बंधी इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे HCl जुड़ा हुआ है तो H और Cl की तुलना में Cl अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो वो वाला बंध वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी आंशिक रूप से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ, ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया। हमने आंशिक डेल लगाया है, डी, ठीक है। तो आंशिक और ये भी आंशिक। पूर्ण मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस। जैसे NaCl है, NaCl में धातु होते हैं, NaCl है, NaCl में सीधा सीधा बात है कि भैया Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है और Cl माइनस हो गया। ये ध्रुवण नहीं है, इस घटना को ध्रुवण नहीं कहेंगे। अब समझ में आया? यहां पर सीधे द आयन बन गया, परफेक्ट प्लस है और परफेक्ट माइनस है, क्योंकि ये तो चाहता ही है आकर्षित करना, कर लिया, लेकिन ये तो चाह रहा है तो भैया ले ले भैया, मैं तो देना ही चाहता था, वाली कहानी आ गई। यहां पर इसे भी जरूरत है, खींचता है, ये भी खींचता है, लेकिन जिसकी ताकत अधिक है उधर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। सो ये पूरी तरह से प्लस नहीं हो पाता, ये पूरी तरह से माइनस नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया ही नहीं है, नहीं लिया है, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया भी नहीं है। बात समझे आप? यहां पर साझेदारी हुई, साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गया है। वही बात हो गई आप और आपके दोस्त के बीच में, हमने कहा था पार्टनरशिप हुआ है एक पुस्तक खरीदने का। अब हमें पता है कि एक आदमी के पास ज्यादा ताकत है कि यार पुस्तक को ज्यादा अपनी तरफ, या तो बातों से या ताकत से, जैसा भी हो, अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है। तो फिर ध्रुवण किधर चला गया, वो बुक उसके तरफ ज्यादा हो गया, तो ज्यादा पॉजिटिव हो गई, ज्यादा वो बुक उसी के पास रह गई, आपके पास नहीं रही। तो पार्टनरशिप भले हुआ लेकिन अनबैलेंस पार्टनरशिप है। यहां पर पार्टनरशिप हुआ, अनबैलेंस पार्टनरशिप है। चलिए सब बातें हो गया, समझ में आ गया होगा। ध्रुवण ये है। इस तरह से अणु द्विध्रुव हो जाता है। तो ऐसे अणुओं को क्या कहेंगे, द्विध्रुव अणु कहते हैं। अब फिर संकरण वगैरह सबके आधार पर मैं आपको अलग अलग अणुओं में ध्रुवण समझा चुका था, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला, बात हो चुकी कंप्लीट, ठीक है। और म्यू वगैरह के बारे में भी बात हो चुका था, याद है आपको। अब चलते हैं, ये सारी बात हो गई। अब द्विध्रुव किसको कहेंगे, वही बात मैंने कहा, वहीं पे बताया था, द्विध्रुव उत्पन्न होता है। तो जब ध्रुवण उत्पन्न हो जाए तो जो अणु होता है, अणु का एक हिस्सा धनात्मक एक हिस्सा ऋणात्मक हो जाए तो उसे ध्रुवण कहते हैं। किसी अणु में ध्रुवण होने पर अणु के एक और आंशिक रूप से धनावेश और दूसरी साइड में आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस अणु को द्विध्रुव कहते हैं। और किस अणु में द्विध्रुव है, कितना है, ये बताने की क्वेश्चन आते हैं। तो इनके बारे में भी प्रश्न आप पढ़ाई आपकी हो चुका है। तो मैं बेटा मैं यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ना मैं आपका करूंगा ना मैं अपना करूंगा। मैं तो करना ही चाहूंगा, चलो मेरी जिंदगी भर मेरा यही काम है, 10 दिन 10 बार पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका समय लॉस होगा। इसलिए जो हो चुका है उसको आप पढ़िए, क्योंकि हो सकता है 4 बच्चों को पता हो, 4 बच्चा नहीं पढ़ा हो, तो वो 4 बच्चा नहीं पढ़ा है तो वो अपना जाए, ठीक है। उनको पढ़ने के लिए मैंने, इसलिए ऑनलाइन क्लास बेस्ट होता है, क्योंकि अगर जो चीज़ हो चुका है वो नहीं पढ़े हो तो वापस पढ़ सकते हो उस क्लास को, ठीक है। ये होता है इसमें ऑनलाइन में। चलिए हो गया ये। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल रहा है आपको, तो क्लियर है ये। तो कौन अणु में होगा, अक्सर जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म आता है वो अणु ध्रुवी हो जाएगा। सीधा सा जवाब दूं, क्या बोला, जो जिस अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे इसमें कहीं भी नहीं आ रहा तो ये अध्रुवी है। तो यहां पर क्या हुआ, म्यू इज इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण, या क्या बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसको। म्यू को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण इसका 0 होगा, क्योंकि इसमें ध्रुवण नहीं है, अध्रुवी है। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें है, तब यह बात हुआ कि यहां पर हुआ क्या होगा, यहां पर नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में, नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में देखा जाए तो क्लोरीन और इसके बीच में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो ये वाला भाग निगेटिव, ये वाला भाग पॉजिटिव हो गया। अब क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, सो हम यहां पर बात करते हैं ऐसे। तो ये वाला हिस्सा अगर इस अणु को देखा जाए तो जिधर क्लोरीन है उधर आंशिक रूप से पॉजिटिव, और जिधर नाइट्रोजन उसे आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ, सॉरी निगेटिव आ गया ये। तो ये ध्रुवी है। ऐसे ही बहुत सारे अणुओं पर बात करते हैं। CH4 में ध्रुवण नहीं होगा,
BeCl2 में अगर देखें तो यहाँ पर दोनों तरफ बराबर उससे आकर्षित कर, Be की तुलना में Cl अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो जब भी अणु बैलेंस हो जाता है दो दिशाओं में तो क्या होगा, इसमें ध्रुवण नहीं होगा, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा, 0 होगा, अध्रुवी होगा। ठीक है, और ध्रुवी किसमें, इसमें भी अध्रुवी होगा, ये ध्रुवी हो गया HNH3 में, क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहा है। फिलहाल बात हो गई हमारी, अब चलते हैं हाइड्रोजन बंध की तरफ चलते हैं। ये वाला टॉपिक आपका नहीं हुआ था। हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने का सीधा सा तरीका है कि जब हाइड्रोजन, यहां पर कंडीशन पे याद रखना, जब हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ा हो तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। मैंने कहा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई बच्चा बता सकता है कौन है, कौन से तत्व है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व? क्या कर, मुंह में मत पिला, वो मेरे को पता है नहीं पता है, मुंह बस खिला रहे हो। अगर बताना सीधा बताओ क्या? फ्लोरीन। और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को, तीन तत्वों को बोला था मैंने, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीन तत्वों को बोला था, यहां पर लिखा भी है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, लिखा भी है, सब कुछ लिखा हुआ दिखा रहा हूं। तो इनसे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बस इतना याद रखना। लिखा है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ा हो, यानी इनमें से किसी के साथ जुड़ा हो, सिर्फ इन्हीं से, तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तब क्या होता है, एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ एक दुर्बल आकर्षण रखता है, इसी आकर्षण को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो क्या हुआ, मान लेते हैं उदाहरण पे बात करते हैं। उदाहरण HF में क्या हुआ, H और F आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ, एक अणु हुआ। अब इसमें क्या होगा, इसमें ध्रुवण होगा, क्यों? हाइड्रोजन से ज्यादा प्रबल ऋण विद्युतीय कौन है, फ्लोरीन है, तो इसकी तरफ आकर्षित हो गई आंशिक रूप से ये प्लस। दूसरी स्थिति, ये दूसरा अणु आंशिक प्लस आंशिक माइनस होगा। हर एक अणु में ये चीजें आपको देखने को मिलेगा, जितनी मर्जी वहां तक लिखो आप। ये एक अणु हुआ, ये एक अणु हुआ, ये दूसरा अणु हुआ, तीसरा अणु हुआ, चौथा अणु हुआ, पांचवा अणु हुआ, हो गया। क्या बोला गया है, एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ एक आंशिक बंधन रखते हैं। ये हाइड्रोजन और इसके बीच में एक प्रकार का आकर्षण। क्यों हुआ आकर्षण, जरा देखो तो, ये ऋण आवेशित है, ये धन आवेशित है, धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करता है, बार बार बोल रहे हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करती है एक दूसरे को। आकर्षित हो गया, यहां पर भी ये आकर्षण हुआ, यहां पर भी यही आकर्षण। कैसे, किसका किसके बीच हुआ, एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंधन, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ गए तो ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, यह इसका क्वथनांक अधिक होगा। पानी में भी यही जोड़ देखने को मिलता है। ये लीजिए, पानी का एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु, ये पानी में कैसे कंडीशन है, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कंडीशन बोला उसके अलावा किसी और से नहीं, तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब ये एक का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे के ऑक्सीजन के साथ एक आकर्षण रखेगा, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से ये कंटिन्यू जुड़ेगा, इस तरह से ये द्रव अवस्था में होता है। शुद्ध है तो ये ठोस है इसी कारण से, और जल की अशुद्धि है, थोड़ी बहुत अगर जल की अशुद्धि आ जाएगी तो ये द्रव है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया है कि ये बहुत ही दुर्बल होता है, 2 से 10 किलो प्रति मोल के हिसाब से होता है, ज्यादा नहीं होता। बंध की प्रमुख शर्तें क्या हो सकती है, मैंने आपको बंध की शर्तें बताया था, अभी ध्यान दीजिएगा। पहला शर्त है कि हाइड्रोजन को प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु F
ON से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन बंध की प्रबलता विद्युत ऋणात्मकता के विद्युत ऋणात्मकता के समानुपाती होता है। यानी जितना अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा उतना ही ज़्यादा बंध प्रबल होगा। यानी बंध प्रबलता फ्लोरीन से जुड़ा होगा तो ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन से होगा तो कम होगा, और नाइट्रोजन से होगा तो कम होगा। बस ये दो बातें याद रखिए। दो प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक अणु दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसको अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। HF एक अणु हुआ, दूसरा HF दूसरा अणु हुआ, तीसरा HF तीसरा अणु हुआ, चौथा HF चौथा अणु हुआ। ऐसे बहुत सारे अणु हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ता है, इसको कहेंगे हम अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर मतलब अलग अलग, H बॉन्ड। ठीक है, ये डैश के द्वारा दर्शाते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड का, डैश लाइन जो है इसे से दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगला, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? एक ही अणु के अंदर पाया जाता है। ये मेरे पास है नाइट्रोफिनॉल, ये है फिनॉल, ये इसमें NO2, ऐसी संरचना है, इसको कहा जाता है नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड उसी अणु में होगा अपने स्वयं के साथ, ये अंतः हुआ, और ये एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ा उसको अंतर कहेंगे, बस इतना ही फर्क है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, तो हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है, तो कहीं विद्युत ऋणात्मक तत्व इसके आसपास ऑक्सीजन है, उनके साथ ये एक अंत आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है खुद में ही, तो इसको कहेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये अंतर हुआ, अंतर हुआ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो अंतर हुआ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या कौन से गुण प्रभावित होगा? अंतर अणुक में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का है, दोनों में उसका प्रभाव देखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक कौन है, और जो कारक प्रभावित करते हैं उसके अनुसार गुण क्या होंगे। क्वथनांक विलेयता और घनत्व को प्रभावित करता है। क्वथनांक, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। क्या होगा? क्वथनांक बढ़ता है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो क्वथनांक बढ़ता है। उदाहरण बताऊंगा। विलेयता, ये जल में विलेय होता है। अगर अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो जल में विलेय होगा। घनत्व बढ़ता है। वाष्पशीलता घटता है। चलिए, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं इन्हीं बातों को कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वथनांक बढ़ता है, मैंने कहा जिस अणु में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतर और अंतः को समझें आप, अंतः मतलब स्वयं के साथ, और अंतर मतलब दो अलग अलग अणुएं आपस में जुड़ी हुई, तब उनका क्वथनांक आपस में क्या होता है, अणुएं संगुणित हो जाती हैं ना, जुड़ जाती हैं। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो अणुएं जुड़ जाती हैं। अब जुड़ गया है तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा लगेगा। तो यहां पर देखिए, जैसे पानी है, पानी द्रव है और H2O गैस है। पानी द्रव क्यों है? पानी द्रव इसलिए है क्योंकि इनकी अणुएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ सकता है। बोलो क्यों जुड़ सकता है? क्योंकि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा ना। अब क्यों जुड़ सकता है? कारण आप यहीं पे समझो कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होना जरूरी है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ, तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन H2S में देखो, H2S में ये H2S की संरचना है, H2S की संरचना है। बोलो H2S में
हम जानते हैं कि सल्फर ऋण विद्युतीय तत्व है, ये जानते हैं, लेकिन ऋण विद्युतीय होने के बावजूद भी वो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व नहीं है, इसलिए इसमें ध्रुवण इतनी प्रबलता से नहीं होगी। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस कारण से ये इनकी अणुएं अलग रहती हैं। अणुएं अलग है तो गैस है, कल बात हो रही थी ऐसे ही। और अगर वो द्रव है, मतलब जुड़े हुए हैं तो द्रव है, और स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं तो ठोस है। बस इतना ही फर्क है। यहां पर अब बात करते हैं कि पानी और अल्कोहल आपस में घुल जाते हैं। देखो क्या लिखा है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का कितना है, यहां पर लिखा है 78 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक किसका ज्यादा है, पानी का। तो पानी में देखिए आप इस चीज को कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन रहा है तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आप जैसे ऐसे नहीं जोड़ना कभी किसी चीज को, ऐसे जोड़े वो जोड़ देते हैं यार यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे कभी नहीं जोड़ना, या एच लगा दिए वो, ऐसा नहीं। ये तरीका ही अलग है, गलत है आपका। आपको एक अणु बनाना है, क्या एक अणु दूसरे, एक अणु ये हो गया, क्या ये पानी का दूसरा अणु भी क्या आपस में जुड़ सकता है, ये सोचना है। आप सीधा सीधा यार एकदम ड्रॉ कर रहे हो, देख देख के मैंने देखा, ये आदत खराब है। सीखो यार, सीखो। चलो अब बात करते हैं बेटा यहां पे, तो इनकी अणुएं आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए किसके साथ, ये आपस में। और भी देख रहे हैं कि क्या जरूरी नहीं है कि ऐसे ही जुड़ा हो, ये भी जरूरी, ये भी हो रहा है कि ये इनके ये हाइड्रोजन और भी जल के साथ, तो एक ही ये देखो, ये पर यहां पे भी बॉन्ड लगा सकता है, ठीक है। तो क्या देखे आपने, एक जल के अणु 2 बार नहीं 3 बार, एक जल के अणु 3 जगहों से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। कहां से, दोनों हाइड्रोजन से। ये आगे का और कंटिन्यू हो जाएगा, देखिए हम बताते हैं ये आपको। देखो ये जल है, यहां पर आएगा तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन अपना फिर और आगे बढ़ेगा, हाइड्रोजन फिर अगले ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड वो त्रिदिशात्मक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, यानी कि आपस में जुड़ने की क्षमता कई दिशाओं से इसकी है। लेकिन अल्कोहल में क्या देखने को मिलेगा, C2H5OH, ये लीजिए, ये C2H5OH है, ये और ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता ही नहीं, क्योंकि ये इसका कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, इधर बॉन्ड बनाया, इधर बॉन्ड बनाया, फिर ये, बोलो समझ में आ रहा है, यहां पे आगे क्यों नहीं जुड़ेगा, बोलो हाँ कि ना, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्लियर है ना, कि वो आपको संरचना बना बना के दिखाना पड़ेगा। अब यार जमाना निकल गया, अब इतना कमजोर नहीं हो तुम लोग। अगर नहीं पढ़े हो तो पूरा कमजोर हो, और अगर पढ़ते आ रहे हो, ठीक से मेहनत करते आ रहे हो तो नहीं कमजोर हो। अब ये कमजोरी खत्म, आपकी पढ़ाई, आपके जो चैप्टर्स होंगे जैसे खत्म होंगे ना जिस स्पीड में, उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, घर में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। याद रखना, जब तक बच्चे रहते हो, बहुत छोटे रहते हो, तो माँ बाप एकदम पकड़ के रखते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा बड़े होने लगते हो छोड़ने लगते हैं। अब इतना तो छोड़ दिए कि ट्यूशन तक जा सकते हो, 2-3 साल बाद इतना छोड़ देंगे तुम दूसरी जगह पे जाके पढ़ के आ सकते हो। उसके बाद इतना छोड़ेंगे कि तुम कहीं भी रहो, हमको क्या करना है। यही बात होता है, वो चैप्टर है लाइफ का, और ये चैप्टर है हमारी पढ़ाई का। चैप्टर की शुरुआत हम आपको पकड़ के रखे एक चीजों के साथ, और जैसे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको छोड़ देंगे। तो ये बात समझो, यही है साइंस, यही है लाइफ, ठीक। क्योंकि आगे आपकी समझ होती है कि हमें करना है कि नहीं करना। क्लियर हो गया। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तब भी हो सकता है जब वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, क्लोरीन के साथ। यहां पर केवल एक अणु अल्कोहल का 2 ही जगहों से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये बात हमने यहां पर लिखा है, नहीं लिखा है, चलो इतने में काम चला। तो इसका क्वथनांक कम होगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड को तोड़ना होगा, गर्म करेंगे एक बॉन्ड को तोड़ना होगा, कम टेम्परेचर पर टूट जाएगा, भाप बन जाएगा। कितने में, 78 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन पानी को गर्म करने के लिए हमको भाप बनाने के लिए हमें 100 लगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहां पर डबल बन रहा है, 2 इस दिशाओं से बन रहा है, यहां पर त्रिदिशात्मक बन रहा है। डाईमिथाइल ईथर, ये CH3। यहां पर आप देखो तो आपको पता चलता है कि इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। देख लो आप, जुड़ा हुआ है, कहीं पे नहीं है। यहां पे इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इसका क्वथनांक कम है, देखो 46 डिग्री, अनुभार इतना है। और इसमें क्या लिखा है, चलिए यहां पर कुछ लिखा है, डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध दुर्बल होता है, जिसके कारण यह मिथॉल से सिंपल सा मैं एक बात बताता हूं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसमें नहीं होता, सिंपल बात कहेंगे।
ठीक है। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखाते हैं कुछ लोग, इस तरह से दिखाएंगे, जिसको दिखाने का तरीका होता है, पर वो बिल्कुल मत सोचना। यहां पर ये सोचना कि किसमें, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए इसका वाष्पशीलता कम है, इसकी कम है, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, यानी कि अणु आपस में खुल जाएगा, यानी इसका क्वथनांक की तुलना में इसका क्वथनांक ज्यादा है। यह आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन यह नहीं होगा, यह भी वाष्पित होता है, अल्कोहल की तुलना में ज्यादा वाष्पशील है। चलिए सब आगे बात करता हूं। विलेयता, जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले वो विलेय होगा। अब यहां पर अल्कोहल जल में विलेय है, ईथर अविलेय है। अल्कोहल अभी तो देखे थे क्या, C2H5 जल, ये लीजिए अल्कोहल, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सॉरी जल। ईथर, ईथर किसको बोले थे अभी हमने, ROR, ईथर है, ईथर ये CH3। अब ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा भी कैसे, क्योंकि इसके साथ कौन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं, किसके साथ नहीं है, ऑक्सीजन के साथ नहीं है, तो ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये घुलनशील है जल में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के जुड़ जाता है। तो अक्सर एग्जाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आएगा तो चेक करिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे कि नहीं बना रहे। अगर पूछा ये अल्कोहल जल में घुलनशील है, ईथर नहीं है, या एक घुलते वो नहीं घुलते हैं क्यों, तो जवाब यही दीजिएगा कि वहां पर चेक करना कि वो हाइड्रोजन बना सकता है कि नहीं बना सकता है। अगर हाँ तो जवाब वहां पर देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसलिए इसका क्वथनांक अधिक है, जल में घुलनशील अधिक है, ये सब जवाब इसी में आएंगे। घनत्व अधिक है, इसका ही जवाब आएंगे। अंतःअणुक, अंतःअणुक होगा तो क्या होगा, वो खुद ही जुड़ गया है, दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है, अब दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा, अणु में अलग अलग रहेगी, तो इससे क्या होगा, क्वथनांक घटता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने पर भी घटता है, कब, जब अंतःअणुक हो जाता है। इसी तरह से विलेयता, अविलेय होगा, यानी अविलेयता घटेगा, घनत्व कम होगा। जस्ट अंतर अणुक से अंतः अणुक की जो गुण है वो विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। प्रभावित करने वाले कारक जो मैंने भी बताया अंतः अणुक का दोबारा लिखा गया। कुछ एग्जांपल देखें, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जैसे एक एग्जांपल दिखाया गया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये है, सॉरी ये ऑक्सीजन है, उपसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ, साफ सुथरा लिख देता हूं, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसमें देखो इन जगहों पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो कम क्वथनांक होगा, क्योंकि वो स्वयं, ये सारे अणु अलग अलग रहेंगे, आप जुड़ेगा नहीं तो अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा मतलब गैस बन गया ना, तो क्वथनांक कम है। अब पैरानाइट्रो में ये फिनॉल हुआ, ये जगह पर NO2 जुड़ा हुआ, जैसे ये जुड़ा हुआ, मैंने ऐसे ओपन करके दिखा दिया था। तो इसमें आप देखिएगा इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना खत्म हो गई, यानी ये इसके साथ अब बंध नहीं बनाएगा हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। ये इस तरह के प्रश्न जो होते हैं आपके स्कूल में ना पूछे, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। पूछ दिया तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छे स्कूल होंगे तो पूछेंगे, नहीं तो फिर क्रोमियम और कॉपर का क्यों पूछते क्वेश्चंस, अगर अच्छा स्कूल होता तो। मैंने पहले ही बोला था, 3 साल तक मेरे साथ 11th में आया, 12th में आया, फर्स्ट ईयर में बोला था ना, आपको याद है, और तुम्हारे में भी आएगा, यही बोला था, आ गया। इसलिए याद रखना ये चीज़, अच्छे स्कूल ऐसा नहीं पूछता, अच्छा स्कूल थोड़ा और अच्छे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता है ताकि बच्चा ना बना सके। हर बच्चा जिस दिन फेल होता है ना, समझता है मुझे मेहनत करने की जरूरत है। हर बच्चे को अर्धवार्षिक त्रैमासिक में पास कर दे रहे हो, 12th तक उसको, मतलब एनुअल एग्जाम तक आने तक उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती भाई मुझे पास होना है, वो तो मैं हो जाऊंगा। यही गड़बड़ है हमारे यहाँ, समझ रहे हो। टीचर अपना प्रभाव दिखाता है, मैंने ये पढ़ाया था, बच्चा लिख के आएगा, ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। एग्जाम से पहले कुछ स्कूल में बता भी देते हैं ये पढ़ के आना जरूर है सर के,
और आप लोग बहुत खुश होते हो, यही गड़बड़ी है। ठीक है, और कल का पेपर सब ध्यान रखना, बढ़िया से बनाना आप लोगों को। ठीक है, कल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तुम्हारा। ठीक, चलें आगे बढ़ें। अब यहां पर क्या दिख रहा है बेटा, इनका इनके साथ बॉन्ड नहीं हो सकता, लेकिन इनका इनके साथ तो हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशन तो दिख ही रहा है ना आपको, कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो कई अणु में जुड़ गई, तो क्वथनांक अधिक हो गया। क्वथनांक मतलब ये द्रव है ना भाई, द्रव अवस्था में, इसमें तो वैसे भी गैस है, गर्म करने की जरूरत भी नहीं, कम तापमान पर ही गैस है, तो क्वथनांक कम, इसका क्वथनांक अधिक। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाया, ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना, अंतःअणु। ये कौन सा बना, अंतर, 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 अंतः को ही अंतरा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, और जिस कारण से इसका क्वथनांक अधिक होगा, अधिक क्वथनांक। ऐसे प्रश्नों को लिख के लाना आप लोग, अब ये इसी को मत छाप देना। हाँ, विलेयता, अगर अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उस स्थिति में इसकी विलेयता नगण्य हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, घुलेगा नहीं आपस में। अगर वो ये आपस में ही जुड़ा हुआ तो पानी से क्यों घुलेगा, ये पानी से बॉन्ड क्यों बनाएगा, जब पानी से बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो तो अंतःअणुक होने पे जल से बंध नहीं बनाती है। ये प्रश्न है आपका होमवर्क, और ये सारे प्रश्नों को डिटेल में अच्छे से लिख के लाना है आप लोगों को। H2S गैस है, H2O द्रव है, और सारे प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, एनुअल एग्जाम में, ध्यान रखिएगा यही प्रश्न आते हैं और इसी से रिलेट है। इतनी सारी चीजें पढ़ा है, उसके अनुसार आपको आंसर खुद को लिख के लाना है। ये होमवर्क है, कॉपी में होना चाहिए आपके। क्या है ये भी प्रश्न ही है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, प्रश्न ये प्रश्न है, उपसहसंयोजक बंध। चलिए इसके बारे में बात करते हैं छोटा सा, उपसहसंयोजी बंध जिसको कहते हैं। यहां पर होता क्या है, इस पर ध्यान देना। एक परमाणु अपनी अष्टक पूर्ण करने के लिए उन्हें 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो, यदि किसी परमाणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो, तो वो उस परमाणु के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उनसे इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी करता है। इस प्रकार से एक परमाणु जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और एक परमाणु जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी बात कर रहा हूं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के इनके साथ जब बंध बनता है तब इसे कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। एक उदाहरण दिखाता हूं तो आपको आसानी समझ में आएगा। BF3 अपने आप में एक अणु है, आपको पता है B के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बोलो। तीनों के साथ एक एक फ्लोरीन जुड़ा है सहसंयोजी बंध से, लेकिन सब तो ठीक है, बंध भी बन गया, खुश भी है, BF3 होता है, पर एक चीज की कमी है, अष्टक पूर्ण नहीं है। चेक करो आप, 2 2 4 2 6। अमोनिया में देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन, यह है, इसका अष्टक पूर्ण है। उपसहसंयोजी बंध जो है सारे बंधों को कंप्लीट करने के बाद ही बनता है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले उपसहसंयोजी बंध बन जाए तब दूसरा बनेगा, चाहे वो आयनिक बंध हो चाहे सहसंयोजी बंध हो, वो सारे अपने बंधों को कवर कर लेता है, उसके बाद ही उन 2 परमाणुओं के बीच में उपसहसंयोजी बंध बनता है। तो यहां पर क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, आप देख रहे हैं, और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यस, अष्टक नहीं है, तो 6 है, इसके बाद 8 है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन युग्म इनके साथ ये जो बंध बनाएगा इसको हम तीर के निशान द्वारा दर्शाएंगे। ये उपसहसंयोजी बंध को दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर दर्शाते हैं, ये है उपसहसंयोजी बंध। ऐसे कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलेगा। O3 में 2 ऑक्सीजन परमाणु, आप जानते हो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, अष्टक पूर्ण हो गया। तीसरा ऑक्सीजन, ये लीजिए, ये तो जुड़ गया, अपने आप में खुश है, ये तीसरा ऑक्सीजन इसके पास आ गया,
तो याद रखना एक परमाणु अपनी पूरी अष्टक पूर्ण कर चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म है तो दूसरे का सहयोग करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन तब क्या करेगा, अपना जगह खाली करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 ना, ये उपसंयोजी बंध से इसको दे देगा साझेदारी। ऐसे बहुत जगहों पर इस तरह के बंध देखने को मिलेगा आपको। HNO3 HON 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके साथ बॉन्ड हो गया, अब ये इनके साथ बॉन्ड बन गया, ये लो हो गया। ऑक्सीजन 1, ये लीजिए उपसंयोजी बंध। H2SO4 S, ये लीजिए ऑक्सीजन। अब बोलोगे सर इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म आना चाहिए, सेंट्रल एटम से जुड़ता है भाई, ध्यान रखिएगा जब भी कोई बॉन्ड होगा, बाकी चीजें बात की बात है। यहां पर भी एक OH बॉन्ड बना लिया, यहां पर उपसंयोजी बंध से ऑक्सीजन जुड़ गया। बहुत कुछ सीखना है बेटा जी आप लोगों को, बहुत कुछ करना है। ये है इतना हमारा काम जो आपको मेरे को सिखाना था, बस इतना ही है। जितना काम आयनिक बंध एक दिन में खत्म हो गया था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगा था, 1.5 दिन लगा था। ससंयोजी बंध का पूरा खेल अभी तक हुआ है, समझ रहे हो, पूरा लाइव जितनी चीज़ें पढ़े सब ससंयोजी बंध से है, ससंयोजी बंध से है। अब शुरुआत हुई आखिरी ये उपसंयोजी बंध, हमने हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ा साथ में। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आपका ये कोर्स यहीं पे, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होगा, लेकिन मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, इसका नोट्स आप जरूर लेके आना। पॉइजन्स रूल, पॉइजन्स का नियम क्या है वो आप लिख के आएंगे। ये है आयनिक यौगिकों में, ये टेस्ट में आएगा आपके, आयनिक यौगिकों में ध्रुवण। अब सबसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपको कि कहां पर, अच्छा आपने लेविस डॉट संरचना भी बना लिए थे, आपको याद होगा, बनाए थे। तो लेविस डॉट संरचना में ऐसे ही कुछ तो बना था, चेक करिए आप, क्या दिखा था आपको, ये दिखा था, यहां पर ऐसे दिखा था, आपको याद होगा, चेक करो, ऐसे दिखा था, बोलो यही था, और ये यहां पर ऐसा था ना। तो वो चीजें बताता है कि भाई दो यहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था, सिंगल बॉन्ड क्यों दिखाई दे रहा है, वो सिंगल बॉन्ड एक्चुअली उपसंयोजी बंध को दर्शा रहा था। अब मैं एक टॉपिक और है जो मैं बताना चाहूंगा, वो है फॉर्मल चार्ज, औपचारिक